नमस्कार, आदाब। मैं शर यासिर, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। अब देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन पर दर्ज हो रेप केस। गैंग रेप केस के दोषियों की रिहाई पर बोली बिल्किस बानो, कहा मुझे बिना किसी डर जीने का हक वापस दो। जम्मू कश्मीर में बाहरियों को वोट देने के अधिकार पर बरसी महबूबा मुफ्ती, कहा चोर दरवाजे से चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर राकेश टिकैत 75 घंटे के महाधरने पर। भगवान राम और नालायक शब्दों की वजह से सोशल मीडिया पर घिरे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा धमाका, मस्जिद ब्लास्ट में इमाम समेत 30 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को शहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से 3 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से रजामंदी नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी। निचली अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था कि महिला की शिकायत में संज्ञा अपराध का मामला है। पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता, लेकिन दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर शहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराने की गुजारिश की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि शहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उनके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। रेप की एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। शहनवाज की ओर से वकील मनीष पाल ने सीजीआई एनवी रमन्ना से आग्रह किया था कि मामले की तुरंत सुनवाई हो। साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप और परिवार के कई सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए 11 लोगों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो का पहला बयान सामने आया है। बिल्किस बानो ने कहा है कि इस कदम ने न्याय के प्रति उनके विश्वास को हिलाकर रख दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले 15 अगस्त 2022 को पिछले 20 साल का दर्द फिर से उभर आया, जब मैंने सुना कि जिन 11 दोषियों ने मेरे परिवार और मेरी जिंदगी को तबाह किया था और मेरी 3 साल की बेटी को मुझसे छीना था, वो आज़ाद हो गए हैं। बिल्किस बानो ने कहा कि मेरे पास कहने को शब्द नहीं है, मैं स्तंभ हूँ। मैं केवल यही कह सकती हूँ कि किसी महिला के लिए न्याय आखिर इस तरह कैसे खत्म हो सकता है। मैंने अपने देश के सर्वोच्च कोर्ट पर भरोसा किया, मैंने सिस्टम पर भरोसा किया और मैं धीरे धीरे इस बड़े आघात के साथ जीने की आदत डाल रही थी। उन्होंने कहा कि इन दोषियों की रिहाई ने मेरे जीवन की शांति छीन ली है और अन्य के प्रति मेरे विश्वास को हिला डाला है। मेरा गम और डगमगाता भरोसा केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि हर उस महिला के लिए है जो अदालतों में न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। इस महिला ने कहा कि इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण फैसला लेने के पहले किसी ने भी मेरी सुरक्षा और भले के बारे में नहीं सोचा। मैं गुजरात सरकार से अपील करती हूँ कि फैसले को वापस लें, बिना किसी भय और शांति से मेरे जीने का अधिकार वापस दें। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले को सुनकर उन्हें लकवा सा मार गया है। उन्होंने कहा मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अभी भी होश में नहीं हूँ। दोषियों की रिहाई से मेरी शांति भंग हो गई और न्याय पर से मेरा भरोसा उड़ गया है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कई भारतीय और पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज़ चैनलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए 8 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया है। इन यूट्यूब चैनल में 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी चैनल है। इन्हें आईटी नियम 2021 के तहत ब्लॉक किया गया है। ब्लॉक यूट्यूब चैनलों को 114 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया और इन चैनल्स पर 85,73,000 सब्सक्राइबर हैं। इन चैनल्स को ब्लॉक करने का कारण बताया गया है कि ये भारत में दहशत पैदा करने, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और सांप्रदायिक विशेष भड़काने वाले कंटेंट परोस रहे थे। साथ ही इन चैनलों में चलाई जा रही खबरें असत्यापित थी। इससे पहले 25 अप्रैल 2022 को मोदी सरकार ने 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया था। उन चैनल्स में 10 भारतीय जबकि 6 पाकिस्तानी बेस्ड चैनल थे। इन चैनल को आईटी नियम रूल 2021 के तहत ब्लॉक किया गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी हदेश कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में रह रहे कश्मीरी लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकते हैं।
आदेश कुमार के निर्देश के मुताबिक अब राज्य में तैनात आर्म फोर्स के जवान से लेकर अफसर तक सभी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराकर वोट कर सकेंगे। साथ ही अभी इस आदेश पर अपना विरोध दर्ज करते हुए पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर एक प्रयोगशाला बन गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए 25 लाख बाहरी वोटर्स को शामिल किया गया है। बीजेपी इजराइल और फांसी जर्मनी की नीति कश्मीर में लाना चाहती है। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पैसा और ईडी के बल पर सरकार बनाती है। किसी स्थानीय फांसीवादी को बीजेपी जम्मू कश्मीर का शासक बनाना चाहती है। भारत में नए कोविड-19 केसों में 39.1% उछाल आया है। पिछले 24 घंटों में 12,608 नए मामले सामने आए हैं और 72 लोगों की मौत हुई है। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो उनकी संख्या 1,01,343 है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 16,251 लोग ठीक हुए हैं। अब तक कोरोना से 5,27,206 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 38,64,471 वैक्सीनेशन हुआ है। अब तक कुल 208,95,79,722 वैक्सीनेशन हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के केसों की संख्या में आई तेजी ने लोगों को डरा दिया है। देश की राजधानी में बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,652 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है। रात की बात यह रही है कि पॉजिटिविटी रेट कल के मुकाबले आधी हुई है। ये 10% के करीब 9.92% है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 6,809 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 16,658 टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में अब तक कुल केसों की संख्या 19,88,391 तक पहुंच गई है, जबकि यहाँ अभी तक 26,400 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 917 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि पॉजिटिविटी रेट 19.20% था, जबकि 3 लोगों की मौत संक्रमण के चलते हुई थी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर नगर विधायक आजम खान और 5 अज्ञात के खिलाफ रामपुर के नगर कोतवाली में एक गवाह द्वारा कोर्ट में प्रचलित मुकदमे की गवाही में आजम खान के खिलाफ गवाही न देने को लेकर धमकाने का आरोप लगा है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 195A, 506 और 120B के तहत FIR दर्ज हुई है। मुकदमा दर्ज कराने वाला गवाह नन्हे ने 2019 में भी आजम खान के यतीम खाना वक्फ से संबंधी मामले में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार के समय यतीम खाना की भूमि को खाली कराने के लिए मकानों को तोड़ा गया था और जबरन कब्जा खाली कराया गया था। इस मामले में जब प्रदेश में सत्ता पलट हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 2019 में तत्कालीन CO सिटी आले हसन खान सहित आजम खान के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई, जिसमें मकान तोड़े जाने से लेकर लूटपाट, जान से मारने की धमकी और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। उसी मामले में रामपुर की MP MLA कोर्ट में गवाही होनी थी। अदालत का समय होने से पहले ही गवाह ने कोतवाली नगर पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि सुबह करीब 9:30 बजे 5 अज्ञात लोग उसके घर आए और कहा कि आज तुम्हारे आजम खान के सामने गवाही होनी है। हमें आजम खान जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने भेजा है, आपको मुकदमे में उनके खिलाफ गवाही नहीं देनी है। अगर सही बात कही तो आप जानते ही हो कि आपका क्या हर्ष होगा। उन्होंने कहा कि इस वजह से मैं डरा हुआ हूं और थाने आया हूं, मेरी रिपोर्ट दर्ज कर मेरी गवाही कराई जाए। यूपी के लखीमपुर खीरी की राजापुर कृषि मंडी में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत 31 किसान संगठनों के साथ आज से 75 घंटे का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और तिकोनिया हिंसाकांड में जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत 31 संगठनों के साथ शहर की राजापुर मंडी में पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिमाग अपने ठीक करके बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ का प्रशासन अपने दिमाग ठीक करके ये काम कर ले, यहाँ शौचालय और पानी की व्यवस्था करवा दे, और नहीं तो जिला मुख्यालय वहां पे भी है। जितने दिन यहाँ पे धरना चलेगा जिला मुख्यालय वहां के भी बंद रहेंगे, सब जगह के। यहाँ LIU के लोग अधिकारी कोई हो तो एक बार यहाँ पे मंच पर आ जाए। 75 घंटे यहाँ पे हमको रहना है। अगर नहीं सुविधा दोगे तो सुविधा हम लेना जानते हैं कि सुविधा कैसे ली जाती है।
अपना दिमाग ठीक कर ले प्रशासन और यहाँ की सरकारें। मतलब उनके कहने से आप काम करोगे कि उनको पानी नहीं देना, वहां पे कोई सुविधा नहीं देनी। 1 घंटे का समय है, नहीं तो 1 घंटे बाद में जिला मुख्यालयों पे जो लोग यहाँ नहीं आ रहे वे जिला मुख्यालयों पे जाएंगे और 3 दिन तक वहीं रहेंगे वे सब लोग। यहाँ का जो एलआईयू के लोग हैं वे आकर एक बार जवाब दे दो हमको, प्रशासन क्या चाहता है, पानी हम लेना जानते हैं, कैसे पानी मिलता है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और सरधना के विधायक संगीत सोम ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं सरधना छोड़कर नहीं गया हूं। यदि किसी ने कस्बे में किसी प्रकार की गुंडई की तो उसका इलाज करने में देर नहीं लगेगी। कुछ समय से 2-4 महीने से, मैं 3 महीने से देख रहा हूं, मुझे कुछ शिकायत भी मिल रही है। सामूहिक मंच से कहने का मौका नहीं मिला। कुछ लोग गुंडई करने की कोशिश शायद कस्बे में कर रहे हैं 10 साल बाद फिर से। मुझे लगा है ऐसा है गुंडगी। मैं मंच के माध्यम से ही समझा देना चाहता हूं, मैं भी गया नहीं हूं, यही हूं। अगर जरा सी भी कस्बे में व्यवस्था बिगाड़ने की किसी ने कोशिश करी तो आप जानते हैं कि संगीत सोम कस्बे में एक गुंडई करने वाले का इलाज करने में मुझे देर नहीं लगेगी। फिर मैं देख लिया, मैं देख रहा था, देख लूं, छांट लूं। 10 साल से जो छुपे हुए थे कौन कौन गुंडागर्दी कर रहा है। कस्बे की व्यवस्था एक आदमी ने भी बिगाड़ने की कोशिश करी तो आप जानते हैं कि पीछे भी मैंने क्या इंतजाम करे और आगे भी क्या करूंगा। ताकत में कम नहीं हुआ हूं मैं। किसी के दिमाग में ये गलत फहमी हो कि संगीत सोम ताकत में कभी भी 100 विधायकों के बराबर अभी हूं अकेला में, तो आज सब लोग अपने कस्बे में मिलजुल कर रहे और कोशिश करें कि जरा जरा सी बात पे कोई आपस में भेदभाव ना करे, आपस में लड़ाई ना करे, आपस में मनमुटाव ना करे। अन्यथा कस्बे के लोग रोज मेरे पास 2-3-4 दिन से आ रहे हैं कि साहब कुछ व्यवस्था बिगड़ रही है। हालांकि बिगाड़ने में भी, व्यवस्था बिगाड़ने में कस्बे के लोगों का ही हाथ है। लेकिन देख लिया, 3 महीने हो गए, मैंने देख भी लिया कितनी व्यवस्था बिगड़ सकती है। अब नहीं बिगड़नी चाहिए। यहां पुलिस भी खड़ी है, कहां है इस प्रकार से अगर एक दिन जरा सी कोई गड़बड़ करे तो यहीं से लाठी मारनी शुरू करा और वहां तक लाठी मारना, नहर पार करना, अगर कोई गुंडई करे तो। अगर एक जना कोई गुंडई करे, इसलिए आप सबको बाहर से आए हैं, कलाकार आए हैं, गायक हैं और अलग अलग प्रोग्राम आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। यूपी के गोंडा के मनकापुर थाना क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक छात्र के कपड़े उतारकर उसकी डंडों से पिटाई करते देख रहे हैं। छात्र अपनी जान की दुहाई की भीख मांग रहा है और फिर भी दबंग डंडों से उसकी पिटाई कर रहे हैं। स्कूली छात्र केंद्रीय विद्यालय ITI का पढ़ने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मनकापुर अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय ITI मनकापुर के एक छात्र को सोशल मीडिया द्वारा एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें उसके साथ मारपीट की जा रही है। ये घटना कुछ दिन पुरानी है। तत्काल अभियोग पंजीकृत करके इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। रुपौली से JDU विधायक बीमा भारती के इस्तीफे की पेशकश और उनकी ओर से मंत्री लेसी सिंह पर लगाए गए आरोपों पर CM नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब गलत बात है। आज मीडिया ने जब इस मामले में मुख्यमंत्री से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इन सब पर मत सोचिए, अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब अच्छे से पहले तो समझाया जाएगा और फिर पूछताछ की जाएगी। आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, हम कहाँ कब से मंत्री बनाए? 13 से मंत्री बनाए। आप जरा सोच लीजिए कितना बार बनाए, कोई मतलब है क्या? इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। अभी तो हम कह दिए हैं पार्टी लोगों के, सब बात कर लेगा, इसका कोई मतलब नहीं। उसके साथ कोई गड़बड़ी नहीं है। हाथ से बना रहे, आप लोग को याद नहीं कि 13 से बनाए, 13 में बनी, 14 में बनी, फिर आप जानते हैं कि 19 में बनी और फिर इस बार बनी है। और उसको भी 2 बार बनाए थे, 14 में भी बनाए थे और 19 में भी बनाए थे। और इस बार का कोई मतलब नहीं, उसको भी चुनाव लड़ा। इस तरह से बोलना चाहिए कहीं। इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। 2 बार मौका दिया,
और जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया। उसके बाद 14 सब भूल गया आप लोग। तो इस तरह से कौन बोलते, हमको आश्चर्य हुआ। वो हमको मिलना चाहते हो, कल ही हम बुलवाए हैं कि हम आ जाए, तो कहे कि ना अभी मिलने की कोई जरूरत नहीं हमारे ऑफिस में। हम भी चलो कोई बात नहीं, तब आज हम स्टेटमेंट लिखे। ये बिल्कुल गलत बात है। और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा है, इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। ये गलत बात है, हम लोगों ने इतना इज्जत दिया है, बनाया, गलत बात है। इस तरह की कोई बात नहीं, इसलिए लेसी सिंह पर कुछ नहीं है, फालतू बात है। और कब से हम बनाए हुए आप सब लोग जानते हैं ना। आज कोई बोलेगा पीछे करो ना, पार्टी कार्रवाई कर सकती है उन पे, पार्टी कार्रवाई कर सकती है। अरे तो प्रेम से समझा देगा कि सम्मत बोलो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करेगा तो आपने क्या बोली, सोच लीजिए। तो जो बोली है तो बोली है अपना। बना ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको खुद आश्चर्य है, ये सब के लिए चुनाव प्रचार से लेकर के एक एक चीज के लिए कितना सब दिन काम किए। तो इसलिए सब ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों की पार्टी में सब तरह की बात है। अब कौन कहवा दिया है, बोलवा दिया है, ये गलत है। जब कब अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के विदिशा में कहा कि बीजेपी के लोग श्री राम का नारा भी ऐसा लगाते हैं कि सीता जी का नाम छोड़ देते हैं। जय सिया राम क्यों नहीं बोलते हैं। बता दें कि दिग्विजय सिंह अयोध्या में राम मंदिर और भगवा कपड़े पहनने वालों के खिलाफ भी काफी बयानबाजी पहले भी कर चुके हैं। वासियों को श्री राम का नारा भी ऐसा लगाते हैं, सीता जी को छोड़ देते हैं। अरे जय सिया राम क्यों नहीं बोलते नालायकों। भगवान राम क्या सीता के बिना पूरे हैं कि नहीं है, अधूरे हैं। तो इसलिए ये केवल राम का व्यापार करते हैं नाम। और अभी इन्होंने तिरंगा झंडा भी बेच दिया। तिरंगा झंडा मिलता था 12 रुपए में, इन्होंने। बॉलीवुड में इन दिनों फिल्मों को लेकर बायकॉट ट्रेंड चल रहा है। हाल ही में आमिर खान की फिल्म लालची चड्ढा को लेकर बायकॉट किया गया, तो वहीं अब शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर भी बायकॉट ट्रेंड चल रहा है। वहीं बॉलीवुड फिल्मों के इस बायकॉट ट्रेंड पर हाल ही में एक्टर अर्जुन कपूर ने खासी नाराजगी जाहिर करते हुए बयान दिया था, लेकिन अर्जुन कपूर के बयान को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अर्जुन कपूर के बयान को जनता के लिए धमकी करार दिया है। अब कोई फ्लॉप और फ्रस्ट्रेटेड एक्टर जनता को धमकाए, ये तो अच्छा नहीं मानता मैं। अगर जनता को धमकाने की जगह वो अपनी एक्टिंग पे ध्यान दें, अपने अभिनय पे ध्यान दें, तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा है। और मेरा एक उनसे सवाल है कि क्या कोई उनमें हिम्मत, या वो जिनके हिमायती हैं टुकड़े टुकड़े वालों के, उनमें किसी में हिम्मत है जो किसी और धर्म पर फिल्म बना सकें और हम धर्म के लिए अपमानित शब्द बोल सकें और धर्म के देवताओं को नीचा दिखा सकें। सिर्फ हम ही सनातनी लोगों के साथ में ऐसा करके फिर जनता को धमकी देते हो बाईकाट के ऊपर। इंतजार करो आप भी अर्जुन जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी में संगठनिक सुधार पर कहा कि इससे पार्टी को व्यापकता मिलेगी। चौहान को भाजपा के पुनर्गठित संसदीय बोर्ड पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा द्वारा गठित समिति सक्षम, समर्पित और दूरदर्शी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने संसदीय बोर्ड की जो टीम बनाई है वो बहुत योग्य, समर्पित और विजनरी है और कई श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को नई टीम को भी सम्मिलित किया गया है। मैं संसदीय बोर्ड की इस नई टीम के सभी माननीय सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं
और मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो निरंतर आगे बढ़ रही है, देश को आगे बढ़ा रही है, इस टीम के साथ पार्टी के संगठन को और विस्तार देगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि बीजेपी का गुजरात मॉडल उजागर हो गया है और पार्टी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेसियों के बल पर राज्य में बीजेपी दोबारा चुनाव जीती थी। गहलोत 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। गहलोत जमीनी स्तर पर राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए गुजरात में है और राज्य के नेताओं के साथ चर्चा के बाद पार्टी राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेगी। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि हालांकि भाजपा नेतृत्व को पता था कि उसकी सरकार राज्य में विफल हो गई है, लेकिन उसे एक नई टीम के साथ बदलने में 3 साल लग गए। इसने जनता का पैसा और समय बर्बाद किया है और फिर भी नई सरकार का प्रदर्शन असंतोषजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि शराबबंदी वाला राज्य होने के बावजूद गुजरात में शराब पानी की बहती है। राज्य अब शराब बिक्री का केंद्र बन गया है और यहाँ शराब मुफ्त में उपलब्ध है। इस बीच जीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने मांग की कि गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। अब केजरीवाल की एंट्री हो गई है कि वो बीजेपी की बी टीम है, जैसे आई है वैसे चले जाएगी, चाहे एमआईएम हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये बीजेपी की बी टीम है। वो खुद कह रहे हैं सरकार नहीं बना सकते, तो जब सरकार नहीं बना सकते तो यहाँ आप आए किस लिए हो? यहाँ मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। 5 साल यहाँ लड़ी है जनता के मुद्दे पर, कांग्रेस पार्टी लड़ी है। आम आदमी कहीं नजर नहीं आई। चुनाव के टाइम आते हैं तो चुनाव खत्म होने के बाद चले। काबुल में कोहराम मचा हुआ है। एक के बाद एक होते धमाकों की गूंज से राजधानी दहल उठी है। इस बार वहाँ की एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में नमाज के दौरान मस्जिद में हुए धमाके में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हमले में 40 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। चारों ओर पसरा मौत का ये मातम इसी बात की गवाही दे रहा है कि तालिबान की सत्ता में वापसी अफगानिस्तान की सरजमी पर कितनी भारी पड़ रही है। ये धमाका मगरिब की नमाज के वक्त हुआ, जिसमें मस्जिद के इमाम अमीर मोहम्मद काबुली भी मारे गए। हालांकि तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद तालिबान के प्रतिद्वंदी आईएस ने पहले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में हमले तेज कर दिए और इस हमले के पीछे भी उसी आतंकी संगठन के होने का शक है। काबुल के इमरजेंसी हॉस्पिटल ने ट्वीट कर कहा कि एक 7 साल के बच्चे समेत कुल 27 घायल मरीजों को भर्ती कराया गया है। 27 घायलों में से 3 की मौत हो चुकी है। 2 लोगों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, जबकि एक की इमरजेंसी रूम में मौत हो गई। अफगानिस्तान में इमरजेंसी के कंट्री डायरेक्टर स्टीफनो सोजा ने बताया कि 5 नाबालिग समेत कुल 27 लोग सर्जिकल सेंटर में लाए गए, जिसमें से एक 7 साल का बच्चा भी शामिल था। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए अब बने रहें सियासत टीवी के साथ।